Students, welcome you all in my channel Quick Chemistry Solution and today's topic is Basic of Atoms। ये वो बेसिक है स्टूडेंट्स जिन बेसिक्स के बगैर आप एटम से रिलेटेड कंसेप्ट्स को इजीली नहीं समझ पाएंगे, इसलिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना तो आप एटम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिकली आपकी क्लियर हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एटम से। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं एटम की तो आप सबको पता है एटम के अंदर क्या क्या होता है, बट मैं यहां बात कर रहा हूं एटम के पार्ट्स की। मैं यहां पर एटम के दो पार्ट की बात कर रहा हूं। एटम का एक पार्ट जो आपको पता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, और उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स हम किन्हें कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स हम कहते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है क्योंकि प्रोटॉन्स को हम P से डिनोट करते हैं और न्यूट्रॉन्स को हम N से डिनोट करते हैं। बट एटम के अंदर एक तीसरा पार्टिकल भी मिलता है और वो तीसरा पार्टिकल है आपका इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा आपको, वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको ऑर्बिट के अंदर। कहां मिलेगा स्टूडेंट्स, ऑर्बिट के अंदर। सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द एटम इज ऑर्बिट। अब ये ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको अभी तक क्लियर नहीं है। इस कंसेप्ट को, इस लेक्चर को देखने के बाद आप इन ऑर्बिट या ऑर्बिटल से रिलेटेड जितने भी आपके कंसेप्ट्स हैं वो सब खत्म होने वाले हैं। क्योंकि अगर आप एटम से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट करें तो सबसे पहले आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, या आपको यह पता होना चाहिए कि एटम के अंदर कहां पर इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया एटम के दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस हो गया और एक ऑर्बिट हो गया। अब ये होते रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, देखिए अगर मैं बात करूं तो सेंटर में जिस पर मैंने यहां सर्कल पर पॉजिटिव चार्ज दिखाया है, इस सर्कल को हम क्या कंसीडर करते हैं, इस सर्कल को हम न्यूक्लियस कंसीडर कर लेते हैं, राइट। इसके बाद हमारे पास ये सब क्या है, ये ऑर्बिट्स हैं स्टूडेंट्स। क्या है, ये सब ऑर्बिट्स हैं। और इन ऑर्बिट्स का क्या फंक्शन है, इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। बट हमको कैसे पता लगेगा कि किस ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हर ऑर्बिट के लिए आपको पता है अभी तक फर्स्ट ऑर्बिट को आप K बोलते हैं, जिसे आप K सेल रिप्रेजेंट करते हैं, फिर L सेल होती है, फिर M सेल होती है, फिर N सेल होती है। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, अगर आप 10th लेवल की बात करते हैं तो 10th लेवल में अप टू 20 एटॉमिक नंबर तक ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो वहां पर K, L, M और N सिर्फ 4 ही सेल्स के बारे में या 4 ही ऑर्बिटल के बारे में आप बात करते हैं। उसमें पहले में 2, फिर 8, फिर 8 और फिर 2, इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते थे, फिल करते थे। बट नाउ यू आर इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, तो अब आप 11th और 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बता भी रखा है, जहां पर मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया अकॉर्डिंग टू अफबा प्रिंसिपल, वहां मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी किया है। या यहां आप देख सकते हैं K के अंदर एक ही सबसेल होती है, जो कौन सी होती है, S सबसेल। L के अंदर S सबसेल भी होती है और P सबसेल भी होती है। M के अंदर S सबसेल भी होती है, P सबसेल भी होती है और D सबसेल भी होती है। N के अंदर S सबसेल भी आएगी, P सबसेल भी आएगी, D सबसेल भी आएगी और F सबसेल भी आएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं बात करूं S सबसेल की, किसके, S सबसेल की, तो S सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे P सबसेल की, किसके, P सबसेल की, तो P सबसेल के अंदर मैक्सिमम
6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगर डी सब सेल की हम बात करते हैं तो डी सब सेल के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हैं और एफ सब सेल के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हैं। बट मैं आज आपको बताऊंगा कि इन सब में इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स क्यों आते हैं, और आप अब जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे या इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू अफबाव प्रिंसिपल, वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ करेंगे और हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये ऑर्बिटल्स क्या हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां पर ध्यान से सुनिए। मैंने आपको बताया एस सब सेल, ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं बता रहा हूं आपको, हमने बात की एस सब सेल की, तो एस सब सेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। आपने देखा है ना, हम एक बॉक्स बनाते हैं, इस एक बॉक्स को हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे। एस के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। इस हिसाब से अगर मैं देखूं कि एक ऑर्बिटल में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो पी के पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं स्टूडेंट्स 3 ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स हैं, वो ऑर्बिट थे, ये ऑर्बिटल्स हैं, और हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 क्लॉक एंड अनदर इज एंटी क्लॉक। डी के पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ऑर्बिटल्स हो गए आपके पास 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। इसी हिसाब से अगर मैं एफ की बात करता हूं तो एफ में 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अगर मैं बात करता हूं ऑर्बिट की, ऑर्बिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बट अगर मैं बात करता हूं ऑर्बिटल्स की, तो ऑर्बिटल्स आर द पार्ट ऑफ सब सेल्स। ये आपके सामने सब सेल्स हैं, इन सब सेल्स के पार्ट क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। एस सब सेल में एक ऑर्बिटल होगा, एक पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होंगे, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और एफ सब सेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। हर ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम, मैं यहां लिख देता हूं, एवरी ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इन opposite spin। हर ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, ऑपोजिट स्पिन के अंदर होंगे। मींस एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। मैं यहां पर आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं, ऑर्बिट्स के अंदर कौन होता है, ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जिन्हें आप किससे डिनोट करते हैं, ई से। अब यहीं पर आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, ये आपको याद रखना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। अब अगर मैं बात करूं प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, तो प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाला था ई गोल्डस्टीन। कौन था, ई गोल्डस्टीन। और अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर करने वाला था चैडविक। राइट स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया चैडविक ने, प्रोटॉन को डिस्कवर किया ई गोल्डस्टीन ने, और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया जे थॉमसन ने। आप सबको पता होगा इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है
वो चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर? 1.6, मैं बताता हूं, 1.6022 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। यहां भी आप माइनस का साइन शो करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव चार्ज होता है वो रिलेटिव चार्ज क्या होता है? -1 शो करते हैं। और अगर मैं प्रोटॉन के चार्ज की बात करूं तो प्रोटॉन पर भी सेम ही चार्ज होगा, 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट यहां आप प्लस का सार शो करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन पर आप रिलेटिवली +1 चार्ज शो करते हैं और इलेक्ट्रॉन पर आप रिलेटिवली -1 चार्ज शो करते हैं। इसलिए अगर मैं चार्ज की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज तो सेम रहेगा, बट अगर मैं साइन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा और प्रोटॉन पर पॉजिटिव होगा। और अगर मैं न्यूट्रॉन के चार्ज की बात करता हूं तो न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। न्यूट्रॉन पर क्या चार्ज होगा? 0 चार्ज होगा। बट अगर मैं मास की बात करता हूं, किसके मास की बात करता हूं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की बात करता हूं, तो देखिए वो क्या होगा। मैं यहां पर आपको बता रहा हूं एटम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनसे रिलेटेड डिटेल। मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स की, फिर मैं बात कर रहा हूं प्रोटॉन्स की, और फिर मैं बात कर रहा हूं न्यूट्रॉन्स की। और यहां पर मैं इन सब पर किसकी बात कर रहा हूं? मास की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? मास की। वो भी किस में लेना है हमने? मास भी केजी के अंदर लेना है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मास की बात करूं तो वो होता है 9.10939 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। राइट स्टूडेंट, जिसको आप राउंड ऑफ करके क्या ले सकते हैं? इसे ले सकते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये तो मास होता है किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। और अगर मैं बात करूं प्रोटॉन के मास की तो वो होता है हमारे पास 1.67262 इंटू 10⁻⁻27। ये भी किसमें होगा? किलोग्राम के अंदर। और अगर मैं न्यूट्रॉन के मास की बात करता हूं तो उस पर सेम ही होगा, इसके बराबर, बट 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये हो गया हमारे पास न्यूट्रॉन का मास, ये हो गया प्रोटॉन का मास, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का मास। ये मास आप कंसीडर करेंगे केजी के अंदर। और अगर चार्ज की बात करते हैं तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर भी सेम होता है, बट साइन प्लस का होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर रिलेटिव जो चार्ज होता है वो +1 होता है, इलेक्ट्रॉन पर -1 होता है, न्यूट्रॉन पर 0 होता है, न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को चैडविक डिस्कवर किया था, चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। और अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करता हूं तो प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया? ई गोल्डस्टीन ने। अब मैं आपसे बात करता हूं सब सेल्स के बारे में, जिनकी मैं बात कर रहा था अभी आपसे। मैंने आपको बताया यहां पर कि मेरे पास एस सबसेल होती है। क्या होती है? एस सबसेल, जिसमें एक ही ऑर्बिटल होता है और उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। बट मैं यहां बात कर रहा हूं अब पी सबसेल की। पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। पी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो वो 3 पार्ट कौन से स्टूडेंट्स? उन 3 में से एक है px, एक है py और एक है pz। इनको मैं थोड़ा इस तरीके से लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से डिटेल समझ में आ जाए। मैं बात कर रहा हूं यहां पर py, pz और px की। ऐसा मैंने क्यों लिखा? p क्यों आता है और ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि p में py की वैल्यू होती है -1। ये मैं कौन सी वैल्यू बता रहा हूं? ये मैं अभी आपको इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में क्वांटम नंबर्स कराऊंगा। वो क्वांटम नंबर्स की डिटेल
के अंदर ये डिटेल आती है। इसीलिए मैं आपको यहां पर अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि px, py और pz 3 ऑर्बिटल्स होते हैं किसके, p सबसेल के, जिनके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनके लिए क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे यहां पर py के लिए क्वांटम नंबर m की वैल्यू -1 होगी, pz के लिए 0 होगी और px के लिए +1 होगी। ये क्यों आया, कैसे आया, इस सब के बारे में आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आपका बनाने वाला हूं किसके ऊपर, क्वांटम नंबर्स के ऊपर। और क्वांटम नंबर्स के लिए ये बहुत जरूरी है और वो मैं आपको बहुत डीप डिटेल में समझाने वाला हूं। इसीलिए मैंने आज आपको ये बेसिक डिटेल दी है कि p सबसेल के 3 ऑर्बिटल्स जो होते हैं, उन 3 ऑर्बिटल्स को हम px, py और pz से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं d सबसेल के बारे में, किसके बारे में, d सबसेल के बारे में, तो d सबसेल में भी हमारे पास क्या होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, आपको अच्छे से पता है। जिनमें से 5 ऑर्बिटल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक ऑर्बिटल होगा हमारा dxy, एक ऑर्बिटल होगा हमारा dyz, एक ऑर्बिटल होगा हमारा dxz, एक ऑर्बिटल होगा हमारा dx² - y², एक ऑर्बिटल होगा हमारा dz²। ये हमारे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जिनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं d के। 5 ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं, 10, क्योंकि हर ऑर्बिटल के अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है, एक क्लॉकवाइज आता है, एक एंटी क्लॉकवाइज आता है। तो ये वाली जो डिटेल है ना स्टूडेंट्स, ये pay, pax और pz, ये जब आप ये लेक्चर मेरा देख लेंगे तो इस लेक्चर से आपको कुछ हिंट मिल चुकी है कि ये डिटेल आपको कहां मिलेगी, ये डिटेल क्वांटम नंबर्स में मिलेगी। और क्वांटम नंबर्स के लिए क्विक केमिस्ट्री सॉल्यूशन वाला चैनल आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा, ताकि आपको एटम्स या क्वांटम नंबर से रिलेटेड सारी डिटेल पॉइंट्स पर हो जाएं और आप हर चीज को इजीली कर पाएं जो एटम से रिलेट करती है। राइट स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि p के 3 ऑर्बिटल्स को हमने 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है और 5 ऑर्बिटल्स को ऐसे डिवाइड करना है, और s का सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, उसको अलग से डिवाइड नहीं करना है, s को s से ही रिप्रेजेंट करते हैं। हम इस टॉपिक के साथ साथ एटम के क्वांटम नंबर्स को करते हुए डिटेल की बात करेंगे, इनके ऑर्बिटल्स के शेप की। वो शेप कैसा कैसा होगा, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो मैं आपको देने वाला हूं किसके बिहाफ पर, क्वांटम नंबर्स के बिहाफ पर। और क्वांटम नंबर्स की डिटेल 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप तैयार रहिए और ये लेक्चर अच्छे से समझ लेना, जो कि एटम से रिलेटेड मैंने आपको डिटेल्स दी है कि एटम के कितने पार्ट्स होते हैं, उनमें क्या क्या होता है, उनको डिस्कवर किसने किया था। गुड लक स्टूडेंट्स।